अगर यूनिवर्सिटी में ओबीसी प्रोफेसर ही नहीं है तो भेदभाव कौन कर रहा है? ईडब्ल्यूएस के किसी भी सवर्ण को जाति के आधार पर कोई उत्पीड़न कैसे करे? क्यों दिक्कत है इस बिल से? मेरी किताब है जाति जनगणना, मैंने इसी दिन रात के लिए लिखी भी है। इसमें मैंने बताया कि मेरिट के नाम पर कितना बड़ा छलावा होता है। वो कह रहे थे कि मेरे बाप दादा ने अगर किसी के साथ भेदभाव किया तो मेरी क्या गलती? इनको कहाँ पता कि उनके बाप दादा ने किया? गलत बोल रहे हैं वो। उनको कहना चाहिए कि मेरे बाप दादा ने भी नहीं किया। अगर मान लीजिए 60%, 70%, 80% प्रोफेसर अगर सवर्ण हैं तो क्या सवर्ण प्रोफेसर ही सवर्ण बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? आप अगर बराबरी का हिस्सा नहीं देना चाहते तो आप कैसे सबका देश बनाएंगे? कि यहाँ हर बीमारी की जड़ आरक्षण है। हर बीमारी की जड़ SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण, ईडब्ल्यूएस नहीं। आरोप लगा करके सुसाइड कर रही है कि मेरे साथ के बैचमेट, मेरे सीनियर्स मेरी जाति के नाम पर गाली देते थे, मुझे अपमानित करते थे और सुसाइड कर लिया। कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है? लोग बोलते हैं कि अगर कास्ट को गिना जाएगा तो कास्टिज्म बढ़ जाएगा। जाति जनगणना की जरूरत इसलिए भी है कि अगर इस देश में 100 लोग हैं तो 10 लोग 90 रोटी खाएं, 90 लोग 10 रोटी पर गुजारा करें तो ये देश सबके लिए बराबर नहीं बन पाए। पिछड़े, दलित, आदिवासी अपना हक मांगने लगेंगे तो ये कहाँ मुंह दिखाएंगे? अभी तो वो चुप हैं क्योंकि वो अभी धर्म बचाने में लगे हैं, कथा भागवत सुनने में लगे हैं। प्रधानमंत्री का छोटा भाई जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने तो वो उसमें गए हैं, वो चंदा दे रहे हैं, वो कथा सुन रहे हैं। टॉक विद परमिंदर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बातचीत के लिए एक प्रोफेसर की डायरी लिखने वाले लक्ष्मण यादव जी हैं। अभी उनकी किताब आई है जाति जनगणना, जो आजकल बहुत ही चर्चित किताब है। लक्ष्मण जी, टॉक विद परमिंदर में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आजकल एक बहुत विवाद चल रहा है और विवाद ये है कि UGC का एक बिल लाया गया है। उसमें राम गोपाल यादव जी ने बयान दिया कि पिछड़ों को शामिल कर लिया गया, शायद इसलिए दिक्कत होगी। पत्रकार के पूछने पर आपको क्या लगता है, क्यों दिक्कत है इस बिल से? बिल्कुल ठीक बात है कि पिछड़ों को शामिल किया गया। हालांकि यही वो सवाल है जो शायद मंडल आंदोलन के दौर को याद दिलाता है। हम शायद तब बहुत छोटे बच्चे थे, स्कूल जाया करते रहे होंगे, इसलिए हमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि इस देश में, जिसे क्रिस्टोफ जेफलेट अपनी किताब में इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन जिस मंडल आंदोलन को कहते हैं, और ये कहते हुए कहते हैं कि सत्ता हस्तांतरण, दुनिया में इतना बड़ा सत्ता हस्तांतरण कि थोड़े से लोगों से सत्ता किसान कमेरा जातियों को चली जाए, और जिसमें हिंसा बहुत न्यूनतम हुई, बाद में प्रतिक्रिया में हुई। इतने बड़े दौर में वही सब कुछ रहा होगा जब हमने किताबों को पढ़ा, लेख पढ़ा, सड़क पर आगजनी। शायद कुछ उसी दिशा में तो नहीं ये जा रहा है, मुझे इस बात की चिंता है। वो भी OBC का सवाल था। उसमें SC ST को रिजर्वेशन तो संविधान लागू होते ही मिल गया। ठीक है। तो मंडल आंदोलन की एक सिफारिश लागू होने पर पूरा देश के जल सवर्ण गए। हाँ। उतर गए, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह की मैंने किताब जो जाति जनगणना में उसका उनके भाषण का जिक्र किया है। हाँ। कि वो कहते हैं कि भाई देश की आधी से ज़्यादा आबादी के युवाओं को आप अगर बराबरी का हिस्सा नहीं देना चाहते तो आप कैसे सबका देश बनाएंगे? ठीक है। और आज उसी OBC को एक कमेटी में प्रोटेक्शन के लिए केवल शामिल किया गया है। आप मुझसे पहली प्रतिक्रिया मांगेंगे तो मैं तो अभी इस UGC के गजट नोटिफिकेशन के स्ट्रक्चर को अभी कमज़ोर मान रहा हूँ। हाँ, मैं भी इसके ऊपर सवाल कर रहा हूँ कि ये SC ST OBC को भी पूरा न्याय देने की स्थिति साफ नहीं हुई है इसमें। ठीक है। लेकिन विरोध होने लगा। तो हाँ, एकदम सही है कि विरोध की पहली वजह तो OBC को शामिल करना है। ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है कि अकेले हमें विलेन बना दिया गया, क्या ऐसा नहीं है। उसमें EWS भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल, महिलाएं शामिल है, दिव्यांग शामिल है, उसमें सारे अपर कास्ट के लोग हो सकते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो ये पहली बार नहीं है। विश्वविद्यालयों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ, आज हम लोग बात कर रहे हैं 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो संविधान लागू हुआ तो सबने एक दूसरे से वादा किया था, क्योंकि संविधान को हमने अंगीकृत किया ना। तो प्रस्तावना में हमने लिखा, हमारे संविधान बनाने वालों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी अगुवाई, जवाहरलाल नेहरू, प्रस्तावना, क्या शानदार लोग थे। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, यानी है नहीं, हाँ। और उसके समस्त नागरिकों में
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, अवसर की समता दिलाने के लिए, यानी वो सब मिली नहीं थी, संविधान के रास्ते भी मिलनी थी। यानी जो गैर बराबरी हजारों साल से चली आ रही थी उसको खत्म करना था। इसका जिम्मा किसके ऊपर सबसे बड़ा था? लोकतांत्रिक संस्थाओं में उसका नाम है विश्वविद्यालय। तो माना यह गया था कि समाज में जो बुराई है हम ऐसे विश्वविद्यालय बनाएंगे जिसमें वो बुराई नहीं होगी, फिर हम नई पीढ़ी के बच्चों को तैयार करेंगे, वो जब तैयार होकर के समाज में लौटेंगे तो बुराई को ठीक करेंगे। हमने देखा धीरे धीरे वो बुराई विश्वविद्यालयों में भर गई, हॉस्पिटल ही बीमार हो गया। तो ऐसे में मंडल आयोग आया, मंडल के बाद पहली बार दलित पिछड़े आने लगे, वैसे ही विरोध हुआ। फिर ये जब पता चला कि भाई भेदभाव तो अंदर होने लगा, तो 2012 में यूजीसी ने कमेटी बनाई, तब विरोध क्यों नहीं हुआ? तब मुझे याद आ रहा है कि उसमें केवल SC/ST था, ओबीसी नहीं था, इसलिए विरोध नहीं हुआ क्या? फिर उसके बाद रोहित वेमुला, आपने जिस किताब से मेरा परिचय देते हुए बात कही है, मुझे वो किताब आज बहुत रिलेवेंट लगने लगी, प्रोफेसर की डायरी। मैंने उसे रोहित वेमुला और उन जैसी मार दी गई अनगिनत संभावनाओं के नाम समर्पित किया वो किताब, क्योंकि रोहित वेमुला की घटना उसने पूरे देश के विश्वविद्यालयों को झकझोर दिया कि आपके कैंपसेस जातिवाद के इतने बड़े अड्डे बन गए कि एक व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है, PhD स्कॉलर। अब उसके बाद कोर्ट में केस उनकी मां ने किया, और लोग भी पिटिशनर थे। फिर ठंडा पड़ा रहा, चल रहा था। 2019 में MBBS PG की स्टूडेंट डॉक्टर पायल तड़वी आरोप लगा करके सुसाइड कर रही हैं कि मेरे साथ के बैचमेट, मेरे सीनियर्स मेरी जाति के नाम पर गाली देते थे, मुझे अपमानित करते थे, और सुसाइड कर लिया। ठीक है, पहले ये सोचा गया था कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जातिवादी नहीं होंगे। रोहित वेमुला के मामले में, डॉक्टर पायल तड़वी के मामले में, और 2023 में दर्शन सोलंकी IIT बॉम्बे। बिल्कुल, आप सोचिए इतने बड़े संस्थान और बाकायदे आरोप लगा के कि हत्या करके उसको आत्महत्या, अभी कोर्ट में उस पर स्टे मिला हुआ है। जब 2023 का मामला आया ना, तब कोर्ट सख्त हुआ। पिटीशन पहले से चली आ रही, नई पिटीशन ऐड होती है। 2023 में जब कोर्ट सख्त होता है तो 2023 में एक रेगुलेशन आया है, मैं तो लेके आया हूँ। कम पढ़े लिखे लोग पता नहीं इस पर बात क्यों नहीं करते या पढ़ते नहीं। लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023, और इस प्रोविजन में सब शामिल थे। सही बात। तो फिर क्यों विरोध नहीं किया? इसका मतलब आपने तब देखा नहीं, पढ़ा नहीं, या जानते नहीं थे। इस प्रोविजन के बाद वो कोर्ट केस चलता रहा, और जब अब उसका फैसला आया तो उसने साफ तौर पर निर्देशित किया कि जो कास्ट एट्रोसिटीज या डिस्क्रिमिनेशन का जो 2012 का आपका प्रोविजन है वो अब कारगर नहीं लग रहा, सख्त कीजिए। तो कोर्ट ने कहा, और इसके बाद जब फरवरी 2025 में उसका ड्राफ्ट रेगुलेशन आया, तो ड्राफ्ट रेगुलेशन में भी जो कमियां थी, फिर 8 दिसंबर 2025 को दिग्विजय सिंह वाली पार्लियामेंट्री कमेटी एजुकेशन की, उसने जब रिपोर्ट दी, और मैं उस रिपोर्ट को कोट करूंगा कि उसमें बाकायदे उन्होंने आंकड़े जुटाए देश भर के विश्वविद्यालयों में। उन्होंने ये पाया कि SC/ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, प्लस OBC के साथ भी हो रहा है। आंकड़े के साथ उन्होंने बोला, BHU का आंकड़े ऐसे ऐसे हैं पूरे देश के विश्वविद्यालयों के। उन्होंने कई रिकमेंडेशन किए। परमिंदर जी, आपके शो के माध्यम से लोगों तक मैं ये बात पहुंचाऊंगा, और खासकर दलित पिछड़ों से। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली एजुकेशन की पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी SC/ST OBC को रिजर्वेशन दो। ठीक है, इतना बड़ा मांग उन्होंने। प्राइवेट में अगर आरक्षण मिलेगा तो मेरिट का हनन होगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। हम आ रहे हैं अभी मेरिट पर, जो अभी कह रहे हैं। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक व्यक्ति बैठा है और विरोध करते हुए कह रहा है कि UGC, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे प्रोविजन से गधे घोड़े बन जाएंगे? यही मेरे दिख गई कि कुछ लोग इस देश में खुद को घोड़ा और बाकी को गधा कहते हैं। ये जरा बाकी लोग भी समझें, इसको डिकोड करें। तो परमिंदर भाई, उस दिग्विजय सिंह वाली कमेटी के रिकमेंडेशन से OBC ऐड कर दिया गया। पहले भी था। मैं तो अब इसकी आलोचना कैसे कर रहा हूं कि इसमें EWS भी जोड़ दिया। ये तो गलत है। आप खुद देखिए कि मैं इसको पढ़ना चाह रहा हूं। मैं पूरी डिबेट को एक अलग दिशा में ले जाऊंगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर, ये जरूरी है, मैं इससे सहमत हूं कि हमारे कैंपसेस किसी भी किस्म की आइडेंटिटी को बेस बनाकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो सबके साथ न्याय हो, बिल्कुल ठीक है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, बिल्कुल ठीक है। सामान्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों,
दिव्यांगजनों और इनमें से किसी के विरुद्ध भेदभाव को रोकेगा। चलिए यहां तक मैंने मान लिया। फिर इसी उद्देश्य के बाद जो परिभाषाओं का क्लॉज इसमें जोड़ा गया है, इसमें पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? जाति आधारित भेदभाव, यानी क्लियर कर रहा है उसे, का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध। तो यही है वो 3, क्योंकि इन्हीं के नाम पर तो होगा। क्या लिखा है? जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। अब मुझसे एक सवाल कोई पूछे या मैं लोगों से पूछूं, ईडब्ल्यूएस की किसी भी सवर्ण को जाति के आधार पर कोई उत्पीड़न कैसे करेगा? हाँ, क्योंकि इस कॉलम में ईडब्ल्यूएस कैसे आ गया? मतलब अगर किसी भी किस्म का भेदभाव है तो 2023 की कमेटी यूजीसी की बनी हुई है, वहां आपको न्याय मिलेगा। हाँ, उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, प्रॉक्टोरियल बोर्ड होता है, कैंपस के भीतर कई कमेटी ऐसी होती है कि किसी भी तरह से आपके साथ कोई दिक्कत होती है, आप सवर्ण हैं, आप पिछड़े दलित हैं, आप गरीब हैं, कमजोर हैं, आप महिला हैं, किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन होगा, हर कैंपस में इस तरह की कई कमेटियां होती हैं। आपको जबरदस्ती इसमें क्यों आना, जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है? तो इसलिए मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं। और फिर भेदभाव का अर्थ जो लिखा है वो भी स्पष्ट नहीं। 2012 वाले रेगुलेशन में बाकायदे बताया गया था कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सही बात, वो तो होना ही चाहिए। इसमें है ही नहीं। हाँ, हम तो इसकी आलोचना कर रहे हैं कि भाई आप इसकी आलोचना कर रहे हैं कि आप बताओ तो सही कि भेदभाव का मतलब क्या। हमारे एक प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, संगीत रागी। नहीं उनका मैं क्यों जिक्र करूं, उन्हें तो भेदभाव दिखता ही नहीं। देखिए वही मुद्दा उन्नयन कतम कुछ नहीं। वो कह रहे थे कि मेरे बाप दादा ने अगर किसी के साथ भेदभाव किया तो मेरी क्या गलती है? इनको कहां पता कि उनके बाप दादा ने किया, गलत बोल रहे हैं वो। उनको कहना चाहिए कि मेरे बाप दादा ने भी नहीं किया। भाई वो तो मुद्दा उन्नयन कतम कुछ नहीं। छोड़ देते हैं ऐसे लोगों पे, हल्के लोगों पे मैं कोई टिप्पणी करूंगा भी नहीं, जो मतलब जो ऐसी बात कहते हैं जो किसी को नहीं पता, कोई मानेगा ही नहीं। उन्हीं के डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एन सुकुमार, उन्होंने किताब लिखी है और वो किताब रोहित वेमुला के बाद जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें एट्रोसिटीज हुई, SC ST OBC कितने टाइप ऑफ एट्रोसिटीज हो सकती हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, एक एक सर्वे करके आंकड़ा निकाला। उन्होंने बताया कि BA MA लेवल पर, रिसर्च के लेवल पर, PDF पोस्ट डॉक के लेवल पर, फैकल्टी मेंबर्स को, कर्मचारी को कितने टाइप के डिस्क्रिमिनेशन करने देखे जाते हैं। कई नंबर कम दिया जा रहा है। आपके JNU में कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने तो रिपोर्ट दी है कि यहाँ जाति देखकर नंबर देता है वाइवा में। नफे कमेटी बनी, नफे कमेटी जी। और उसने कहा कि भाई जो रिटेन में ज्यादा है उनको भी उसमें कम नंबर देते हैं। हाँ। तो जाति देखकर देते हैं। फिर इसी तरह से एन सुकुमार ने एक किताब लिखी है, प्रोफेसर संगीत रागी को अगर टीवी पर नफरत फैलाने से समय मिल जाए और क्लास वो लेते नहीं होंगे, लेते होंगे तो जो भी वो किताब पढ़ लें, उन्हीं के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एन सुकुमार आंकड़ों से बता रहे हैं कि इतने हजार हमने सैंपल जुटाए, देश के इतने यूनिवर्सिटीज से जुटाए, उसमें इतने एट्रोसिटीज के टाइप मिले हैं। जरा एक बता दें कि उसमें सवर्ण बच्चों के साथ कहाँ भेदभाव कोई मिला, या संगीत रागी बता दें कि सवर्ण लोगों के साथ भेदभाव जाति के आधार पर उनके कैंपस में दिखा। वो तो कहता है कि हमारे कैंपस में SC ST के साथ भी भेदभाव नहीं हुआ है। नहीं, एक मेरा इस पे एक काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अगर यूनिवर्सिटी में OBC प्रोफेसर ही नहीं है तो भेदभाव कौन कर रहा है? अगर मान लीजिए 60%, 70%, 80% प्रोफेसर अगर सवर्ण है तो क्या सवर्ण प्रोफेसर ही सवर्ण बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? अब यही सवाल तो मेरा भी है कि आपने जो कमेटी बनाई है, अब आप देखिए इसके कमेटी का आपने ढांचा कैसा बनाया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसी को थोड़ा और ओपन करते हैं। पेज नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है समान अवसर केंद्र बनेगा जो, तो उसके 6ठे पॉइंट में समता समिति का गठन इस प्रकार होगा। समता समिति संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होगा। अब मुझे बताएं कि 1 अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने एक आंकड़ा दिया कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1 दलित, 1 आदिवासी और 5 OBC वाइस चांसलर हैं। अब अगर मैं आंकड़ा पूछ दूं ना तो OBC 1-2 रिटायर भी हो गए होंगे ना, तो वो आंकड़ा घट करके 42-43 तक आ जाएगा। 1-2 OBC ब्राह्मण ही हैं उसमें। अच्छा, शांति हाँ, पुरी हमारी वाइस चांसलर। अरे देखिए तो आपने और जोड़ दिया उसमें। तो कुल मिला के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में लगभग 40 आप ही हैं। भेदभाव कौन करेगा? और इस कमेटी के चेयर आप करेंगे। अब आइए मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय, महबूब दिल्ली विश्वविद्यालय, वो वाली प्रिंसिपल को जोड़ लीजिएगा इसमें जिसने गोबर लीप के कहा था कि AC अगर नहीं होगी तो काम करेगा। अगर वो रिजर्वेशन वाली होती तो उसको कितना अपमान करना होता।
90 to 92 डिग्री कॉलेज होंगे। हम्म, एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी प्रिंसिपल हो तो बता दीजिए। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भी नहीं। अपवाद में कहीं कहीं होगा। जैसे एक हम लोग कुछ दिन पहले एक ओबीसी थे, एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल बने प्रमोट करके, हम्म, फिर रिटायर हो गए। हम्म, एक आध जगह पे कोई शेड्यूल कास्ट बना था, अब वो चला गया। कोई ऑफिसिएटिंग बन गया होगा, या कोई विश्वविद्यालय ने कुछ दिन के लिए अपॉइंट किया होगा, या सीनियर टीम बन गया होगा। मैं अभी दावेश कर रहा हूं कि 92 कॉलेज में से 90 सवर्ण ना हो तो कहिएगा, और कह रहे हैं कि इसमें पदेन अध्यक्ष वही होगा। अब इसका क्या मतलब है? तो उसके बाद वो कमेटी का जितना फॉर्मेशन बता रहे हैं उसमें भी नहीं बताया है कि किस कम्युनिटी के मेंबर होंगे। तो अच्छा, हाँ, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका झोल है ये। आप मेंबर्स को नहीं बता रहे हो, आप 7वें बिंदु में लिख रहे हो कि इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम्म, अब आप कह रहे हो कि 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे, 1 कर्मचारी होगा, व्यावसायिक अनुभव रखने वाला एक नागरिक तो समाज का। सीनियर प्रोफेसर ओबीसी तो है नहीं। मैं वही पूछ रहा हूं। अब हाँ, अब एक और आंकड़ा, प्रोफेसर मनोज झा ने हाँ, पिछले ही सेशन में उन्होंने एक सवाल किया था हम्म, कि फैकल्टी में क्या क्या स्थिति है। मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में ये बात लिखी भी है कि 2018 का दौर था, हम्म, और उसी समय 13 पॉइंट रोस्टर आया था। हम्म, हम लोग लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग दलित पिछड़े पहली बार वहाँ पर लड़ रहे थे कि आप तो प्रोफेसर बनने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है। उस समय जब मैंने आरटीआई लगाई थी तो पहली बार ये नैरेटिव आ चुका था कि देश को एक ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है। हम्म, और जब मैंने आरटीआई लगाई तो पता चला 2018 में 0 प्रोफेसर ओबीसी के। हाँ, फिर 2021 में जब मैंने लगाई तो 4, फिर 9, और अब फिर 41। अभी 51। 4% हैं हाँ, अभी, हाँ, 41 से 51, 4%। हाँ, बाकी कौन है? फिर प्रोफेसर मनोज झा को जवाब देते हुए राज्यसभा ने बोला है कि लगभग 80% पोस्ट ओबीसी की, और लगभग 90% से ऊपर एससी और एसटी की प्रोफेसर की खाली है, खाली पड़ी है। हम्म, तो जब प्रोफेसर नहीं है तो वो इस कमेटी मेंबर कैसे होंगे? तो इस कमेटी में तो वही सवर्ण लोग भी रहेंगे ना। क्या सवर्ण लोग अपने सवर्ण बच्चों को बचा नहीं पाएंगे जब हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ही उसका पदेन अध्यक्ष है? इस ठीक तरह है। के कई झोल इस कमेटी में हैं जिस पर अभी ओपन डिबेट नहीं हो रही है। कल्चरल हेजिमनी वाले लोग फिर से इस पूरे मामले को वहां ले जा रहे हैं जिस पर अभी भी इस देश के दलितों पिछड़ों को सोचना चाहिए। हम्म, अगर ये कमेटी इस तरह से है, डिस्क्रिमिनेशन को बता नहीं रही है किस टाइप का। मैं तो प्रोफेसर एन सुकुमार की किताब को कोट कर रहा हूं आपके बीच में। ठीक है। क्या वो कहती है कि क्लासरूम में तंज किया जाता था, तुम क्या जवाब दोगे, तुम तो कोटे से आए हो, बैठो, हाँ, ए तुम कोटे वाले हो। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल जो गोबर लीप रही थी वो कोटे की थी कि नहीं? कौन सा कोटा है? हम्म, हवन करा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति आरएसएस का, ये सब कोटे वाले हैं। वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में 8 करोड़ मांग रहे थे, सब गोबर गैमूत्र से कैंसर की दवा निकालने का शोध करना था, 3.5 करोड़ पाए तो हवा यात्रा में और ऊपर ही और गौमूत्र खरीदने में खत्म कर दिया। ठीक है। ये मेरिट नहीं है। आपने जो सवाल किया था बहुत महत्वपूर्ण था। आप कह रहे हो तो मेरिट, ये तो मेरी किताब है जाति जनगणना, मैंने इसी दिन रात के लिए लिखी भी है। हम्म, इसमें मैंने बताया कि मेरिट के नाम पर कितना बड़ा छलावा होता है। ठीक है। और जब मंडल लागू हुआ तभी ये डिबेट मेरिट की आई थी। और हम्म, मेरिट का आलम यह है, 1990 तक आपका कोई विश्वविद्यालय वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं है ही नहीं। और मैं आज हाँ, क्यूएस रैंकिंग जोड़ दूं, हम्म, दिल्ली विश्वविद्यालय 348 पर है। 300 विश्वविद्यालयों में आपका कोई नहीं। आईआईटी आईएम से आप थोड़ी सी इज्जत बचाते हैं कि हम्म, कोई 150 पर है, कोई 200 पर है। विश्वविद्यालय 300 350 के बाद हैं। और आप कह रहे हो 97% प्रोफेसर सवर्ण है। हम्म, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, हम्म। लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुसंख्यक आप ही हो तो आपका अपमान कर कौन देगा? किसी ने बोला कि कोई नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल रहा है? अगर मान लीजिए कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, जो लोग भी हैं, सबके पास अगर मेरिट नहीं है, तो ये तो है नहीं यूनिवर्सिटी में, ये साइंटिस्ट नहीं है। अगर सब साइंटिस्ट 80% समर्ण हैं और प्रोफेसर भी वही हैं, तो दुनिया भर में विश्वविद्यालय एक तो रैंकिंग में क्यों नहीं आ रहा है? दूसरा ये है कि कोई नोबेल प्राइज नहीं ला रहा है पिछले बहुत सालों से। तो क्या आपको लगता है कि अगर सबको जोड़ा जाता तो ज़्यादा न्यायप्रिय होता? नोबेल प्राइज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आरक्षण है। हाँ, ये तो यही तर्क दे रहे हैं। वही तो, अब उनके तर्क से तो यही सही हुआ हाँ, कि यहाँ हर बीमारी की जड़ आरक्षण है। हुँ, हर बीमारी की जड़ एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण, ईडब्ल्यूएस नहीं। हुँ, अपमान है ये। असल में थोड़ा सा इसको समझ लें, इस देश में 2-3 हजार साल का इतिहास जब आप निकालेंगे ना, हुँ, तो इस दुनिया को रहने लायक बनाने वाली कौम कौन सी रही? हुँ, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, किसान, कामगार, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, हुँ, शिल्पकार,
हम्म, दस्तकार, हम्म, हाथ से श्रम, किस मिट्टी से कपड़ा धोया जा सकता है, सही बात। कैसे फसल अच्छी पैदा होगी, सब्जी कैसे बेहतर होगी, ताड़ी कैसे उतरेगी, नाव कैसे, कौन सी मछली कैसी, क्या पूरा का पूरा तंत्र कमेरों का है। हम्म, तो नेचुरल रिसर्च एबिलिटी किस में ज्यादा थी? हाँ, इन कमेरों में, क्योंकि मेहनत करते थे। तो इनके मेहनत में अपने पेशे से वो शोध के जरिए नए नए इनोवेशन करते थे। ठीक है। कोई भी कमेरा वर्ग हो, जब नए विश्वविद्यालय बनने लगे, गुरुकुल तो कहीं और था ना, हम्म, शिक्षा तो सबको हक मिला नहीं था। हम्म, कर्ण और एक आचार्य हैं और अपने शिष्य को वो गोद पे सोए हैं, तो कीड़ा काटने लगा। हम्म, शिष्य एकदम बर्दाश्त कर गया, हटा नहीं। हम्म, गुरुजी उठे और कहे कि इतना बर्दाश्त करने वाला खून तो छतरी का हो सकता है। छत्री का होगा। हाँ। वो बताया, नहीं हुजूर। मैं अरे शूद्र हूँ। कहा लाओ अंगूठा, हाँ, अंगूठा दूसरा मांगा। हाँ, ये आपके यहाँ की गुरुकुलों की कहानियां है ना, हमने नहीं बनाई हम्म, कि दक्षिणा में अंगूठा ले लो। हम्म, अब इस तरह की कहानियों का मतलब है कि शिक्षा उन तक नहीं थी, हम्म, फिर भी वो क्रिएटिव इनोवेटिव थे। हम्म, जब आप विश्वविद्यालय बनाने लगे तो आपने अपने रिसर्च माइंड को उसे बाहर कर दिया। तो आपके विश्वविद्यालय में कौन लोग 90% आ गए, तो जिम्मेदारी उन्हीं की होगी ना। तो आप रिसर्च माइंड को आने तो देते, ठीक है। आपके विश्वविद्यालय इंक्लूसिव होते, डाइवर्सिटी होती उनमें, हम्म, डेमोक्रेटिक होते, हम्म, तो वो बेहतर करते। ठीक है। इसलिए आपने पूरे देश का नुकसान किया है चंद मुट्ठी पर लोगों को विश्वविद्यालयों पर काबिज रख करके। जी, इस पे मैं आऊँगा, लेकिन एक बात छूट गई थी पीछे। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और आपको हटा दिया गया अचानक 12-14 साल के बाद। मैं ये पिछली बार भी मैंने बातचीत की थी, तो इसके आसपास बातचीत की थी, और आप ये कब समझ रहे हैं कि जैसे पायल तड़वी का आप उदाहरण दे रहे हैं, रोहित वेमुला या मुथु एक नाम आया था, हम्म। दर्शन सोलंकी का नाम आया, इतनी सारी आत्महत्याएं, और बहुत सारे बच्चे पीएचडी छोड़कर चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा जेएनयू में दलित बच्चे पीएचडी छोड़ते हैं, ओबीसी बच्चे, और ये बता दिया जाता है कि इनको तो कुछ आता नहीं है हम्म। इसलिए छोड़ रहे हैं। लेकिन उसका कारण दूसरा है। आपको जब हटाया गया तो आपने ये रास्ता क्यों चुन लिया कि आपको विरोध करना है, आपको आंदोलन करना है? बहुत सारे लोग चुप रहे और नौकरी पा गए वहीं। हमारे एक बहुत प्रिय हैं गुरु जी, जिनको कहते हैं उदय प्रताप जी। हाँ, उन्होंने एक कविता लिखी है कि खामोश हैं जब तक कि रहा जाएगा हमसे, हाँ, कातिल को मसीहा न कहा जाएगा हमसे। जी, कुछ तो होता है, खुददारी, कुछ हाँ, रीढ़ होती है हुँ। जो मेरे कॉमरेड पिता या मेरे कबीरपंथी बड़े पिता से मिली हो। आपने अ, पिताजी के बारे में भी कुछ लिखा था कि हाँ, मैंने उन्होंने कुछ। प्रोफेसर डायरी में बाकायदे लिखा है ये हाँ, सब बात। हाँ, और पिता ने हमेशा ये कहा कि मतलब किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए कभी किसी से दब के मत रहना, हाँ, अपनी रीढ़ बनाओ, हाँ, हाँ, अपने दम पर खड़े हो। तो शायद वो खुददारी मेरे भीतर हो, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेरे अभी गुजर गए मेरे प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, हुँ, वो सवर्ण थे और मेरे सबसे प्रिय प्रोफेसर। हाँ, बहुत लोगों के हाँ, प्रिय हैं। प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र हाँ, मेरे प्रिय प्रोफेसर, हुँ, क्योंकि सत्यप्रकाश मिश्र वैसे प्रोफेसर थे, और हुँ, इलाहाबाद के मेरे लोग जानते होंगे, आप उनका पैर छू लीजिए आपको डांटते थे जोर से हुँ, कि यहाँ क्या है, ये फ्यूडल है, हुँ, तुम दूर से प्रणाम कर लो। हमारे प्रोफेसर प्रणय कृष्ण, वो भी सवर्ण थे, वो हाँ, हाथ मिलाते थे। हाँ, हमें उन लोगों ने बनाया है। हाँ, राजेंद्र कुमार, क्या गजब का वो कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सब हमने उनसे पढ़ा है। जी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे खुद के रिसर्च सुपरवाइजर, हुँ, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। हुँ, ये हमें अच्छे लोग मिले, हमें अच्छी किताबें मिली, हमें अच्छे विचारक मिले। लोहिया अम्बेडकर को पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, और ये समझा कि नौकरी एक बहुत सामान्य सी बात है, बहुत थोड़े से लोगों को मिल पाती हुँ, है। ज़रूरत तो मुझे भी थी। आज हुँ, नौकरी नहीं है तो शायद कोई नहीं जानता होगा कि मैं किन परिस्थितियों में हूँ। सही बात। लेकिन कोई पूछने भी जाता, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर हुँ, अफ़सोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। हुँ, इमदाद का अर्थ होता है मदद। सही बात। तो ये दुनिया है, उगते सूरज को बाहर सलाम से करती है। सोच रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है। सब अच्छा है, अरे भाई बहुत इनका सब। लेकिन हाँ भाई, हम तो ये खुददारी तो है कि अब जाहिर नहीं होने देंगे, हुँ, क्योंकि जो एक चीज मैं उस नौकरी को ठुकरा के जब आया, मैं कहता हूँ ठुकरा के आया, हुँ, मैं उनके जैसा हो जाता तो परमानेंट हो जाता। सही बात। इतना ही तो करना था। 96 नंबर मेरा एपीआई स्कोर है, इंटरव्यू हुँ, सबसे अच्छा हो रहा है, हुँ, थोड़ा सा तो उनकी तरह होना था। सही मैं बात। उनकी तरह नहीं हो सकता था, वो मैं बचा के ले आया। हुँ, तो हम आज भी उस रीढ़ पर खड़े हैं। और चुना क्यों? केवल इसलिए कि मैंने अपने किताब प्रोफेसर डायरी में भी लिखा है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन,
और हम भी चुप रहे ये तो तो फिर बोले बोलेगा कौन? जी कल्पना करिए परमिंदर, आप भी शायद उसी पूर्वांचल के इलाके से आते हैं, कितने बच्चे हमारी तरफ से DU JNU आ पाते हैं? बहुत कम। पूरे देश का आंकड़ा ये है कि 1% से भी कम है जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। हमारे यहाँ 10 गांव में कोई PhD नहीं है। मैं पहली बार जब PhD किया, मेरी हाँ किताब में जब डॉक्टर लक्ष्मण यादव लगा, हाँ कुछ लोग कहते थे अरे क्या डॉक्टर लगाना अपने नाम से। तो हाँ। मैंने उनको क्या बोला जानते हैं? हम्म, कि ये मैंने नहीं लगाया। मैं जब डॉक्टरेट मेरी हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मेरे बड़े पिताजी ने कहा कि हमारे घर की अब बाउंड्री बन रही है, गेट लगेगा, हम्म, वहाँ एक नेम प्लेट लगेगा। हम्म, तो उस पे सबका नाम था, तो मेरा नाम ऊपर लिख रहे थे। हम्म, तो मैंने कहा कि नहीं, दादा दादी का नाम रहेगा, फिर आप लोगों का रहेगा। हम्म, उन्होंने कहा नहीं, वो उनका दूसरा तरफ है, हम्म, इधर तुम्हारा रहेगा। तो हम्म। मैंने कहा डॉक्टर मत लिखवाइएगा, अच्छा नहीं लगता ये क्या। कहे नहीं, तुम्हें भले अच्छा ना लगे। और मैंने प्रोफेसर की डायरी में ये बात लिखी है हाँ, हम देखा है हमने कि सब। इस पूरे इलाके में हाँ कोई भी जब आएगा और इस नाम को देखेगा कि डॉक्टर लगा है, तो पढ़ाई को लेकर उनके मन में कुछ उत्साह पैदा होगा, वो भी सही। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो इस इलाके में हम लोग पहले थे। तो हम्म, अगर हम भी न बोलते ना दोस्त कि विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, तो 5 साल 10 साल अब तो तेजी से बर्बाद हो रहा है, फिर लोग खोज के प्रोफेसर की डायरी पढ़ेंगे। प्रोफेसर की डायरी ने हजारों लोगों को प्रभावित भी किया है। मैं उसने तो बहुत लोगों को साहस दिया है कि बोलना आप बोल पड़ेगा। सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे अंबेडकर ने साहस दिया, मुझे लोहिया ने दिया, हाँ मुझे एक मंडल आंदोलन ने दिया, हाँ संविधान ने दिया, हाँ। तो उस साहस से मैं वो सच तो बोलूं हम्म, जिसे बोलने से भले ही नौकरी जाए, हाँ। लेकिन आने वाली पीढ़ियां अगर खोजेंगी कि जब ये विश्वविद्यालय खंडहर बनाए जा रहे थे तो हम्म, कोई बोल रहा था कि नहीं, तो हम्म, प्रोफेसर की डायरी मिलेगी कि हाँ कोई बोल रहा था। वैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की कि हम्म, भाई आप पूरे आंदोलन को नई पीढ़ी को बताओ। 2 साल हो गया, मैंने 2 साल का क्या इस्तेमाल किया पता है? हम्म, क्लास नहीं जाना था, मैं मिस कर रहा था, मेरी मेरी महबूब चीज मुझसे छीन ली गई, हम्म, लेकिन मैं टूटा थोड़ी। हम्म, मैंने पूरे देश में बहुजन आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे टाइम को दिया, पूरे देश की यात्रा की, सबसे मिला, किताबें देखी, पढ़ा। अब तक कम से कम 150 किताबें ऐसी थीं जो पिछले 2 साल में मैंने फिर से पढ़ी हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लिखूंगा भी, तो हम्म, मैं ये काम करूंगा। आज इस किताब का रिलेवेंट आप समझ पा रहे होंगे कि जाति जनगणना पर ऐसी व्यवस्थित किताब आपको नहीं मिलेगी। हाँ अभी तो ऐसी। पुरानी कुछ कुछ किताबें हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ अच्छे लेख हैं। दिलीप मंडल वाली किताब थी एक, बिल्कुल। वो भी 2011 के बाद उसमें कुछ है नहीं। तो हमने ये चुना है और हम्म, इस चयन से हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं ये किताब मैं जो बात कह रहा था कि प्रोफेसर की डायरी, इसने हजारों लोगों को इंस्पायर तो किया है, लेकिन इसलिए किया है जो मुझे लगता है, किसी व्यक्ति ने बोला, ऐसे सामान्य से व्यक्ति ने, कि ये भाषा हम लोगों से जुड़ती है। जाति जनगणना वाली जो किताब है इसकी भी भाषा वही है कि जो आम आदमी जो भाषा पढ़ता है, कि वो 12वीं पास लड़का जो है, वो इसलिए नहीं लगा रहा है कि वो आपके स्टेटस में आ जाए, हम्म। कि आप उसका कोई वीडियो क्लिप शेयर कर देंगे या कुछ कर देंगे। वो इसलिए लगा रहा है कि कोई किताब उसकी ज़ुबान में मिली है। मुझे खुशी होती है परमिंदर भाई कि जिस देश की हमारी बहुजन आबादी जो हाँ कमेरा आवाम है, हाँ उसमें बहुसंख्यक लोगों को अभी भी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल। वो बहुत सामान्य जीवन जी रहे हैं, और अगर मुझे उनको समझाने के लिए कुछ कहना है, हाँ तो मुझे उनका दर्द उनकी भाषा में, हाँ उनके लहजे में कहना होगा। हाँ आप इस किताब को जब पढ़ेंगे ना, जाति जनगणना को, हाँ तो इसके पहले चैप्टर में मैंने गिनने की पॉलिटिक्स पर बात की है हाँ देखा कि मैंने। हम्म, चरवाहा, हाँ। कि चरवाहे को जब और चरवाहा क्यों चुना है, इसकी भी एक पॉलिटिक्स है। इस देश और दुनिया में हम्म, चरवाहों का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है। हम्म, गिनने की शुरुआत, गिनने की ज़रूरत, सभ्यता से उसका रिश्ता, कंकड़ से कोई गिना होगा। नहीं उसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। हाँ, जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई भी कोई भेड़ चरा रहा है, कोई चरवाहा, हम्म, कोई बकरी चरा रहा है, और उसे गिनना है, तो वो किन चीज़ों से, संख्या का आविष्कार अभी नहीं हुआ है, भाषा उतनी डेवलप नहीं हुई है। अभी मनुष्य आदिमानव से कबीलों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक। छोटे-छोटे समूह बना रहा है, कहीं-कहीं पशुपालन और कृषि शुरू हो रही है, संख्या उतनी अभी व्यवस्थित हुई नहीं है, तो किसी चीज़ से गिनता रहा होगा। हम्म, उसे गिनती नहीं आती रही होगी। अगर उसने 10 कंकड़ रख लिए, तो जितनी भेड़ ले जाता होगा उतने कंकड़ रख लेता होगा जेब में, ठीक है। जितनी वापस ले आता होगा उतने कंकड़ रख के गिन लेता होगा। कोई राजा तीर गिनना आता रहा होगा। इस तरह से दुनिया के कई इतिहास के ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सभ्यता की शुरुआत में गिनने की जरूरत महसूस हुई होगी। हम्म, फिर जब भाषा डेवलप हुई होगी, अंक आए होंगे, प्रचलन में आए होंगे, तो फिर सभ्यता में राजाओं के यहाँ, कबीलों के यहाँ उस गिनने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। आपको पता होना चाहिए कि ईसा मसीह गिनने की प्रक्रिया में शहर में पैदा होते हैं, हाँ क्योंकि उनके परिवार के लोग
जनगणना रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए शहर की तरफ गए होते हैं, वहां उनका जन्म होता है। हजरत मूसा, तंबू, वो जा रहा है, और तंबू का जिक्र इसकी भूमिका में हाँ जरूर बिल्कुल। पड़ना चाहिए हाँ कि तंबू को कहा गया कि इसमें ईश्वर जैसी पवित्र चीज होगी और तुम तंबू के रखवाले होगे। फिर उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, फिर वो आगे बढ़ा। मैंने अपनी भूमिका में कहा है कि उस तंबू में जिसने कहा, आज अगर वो होता तो देखता कि इस देश में नए नए तंबू खड़ा कर दिए गए। हाँ एक तंबू है राष्ट्र, हाँ एक तंबू है धर्म। अब बिल्कुल। हो ये रहा है कि जैसे ही राष्ट्र के भीतर की कुछ पहचान अपने हक, अधिकार और सम्मान का सवाल करती है, तो तंबू खतरे में आ जाता है, सही बात। राष्ट्र खतरे में हो गया। हाँ जब भी कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा, कोई पसमानदा अपने हक अधिकार के सवाल पूछने लगे, तो धर्म वाला तंबू खतरे में हो गया। तो गिनने की प्रक्रिया उससे बेहतर जुड़ी हुई है। तो मुझे उसे आसान भाषा में ही कहना था, मुझे प्रोफेसर की डायरी इतनी आसान भाषा में ही कहनी थी। और चूंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो मुझे पता है कि भाषा की पॉलिटिक्स कितनी गहरी है। तो हमने ये कोशिश की और इस किताब को भी इसीलिए इतना आसान भाषा में रखा। और पिछले 2-3 हजार साल का जाति केंद्रित जो इतिहास है, ये लोहे जैसी एक सख्त चीज है, नट बोल्ट से टाइट करके वेल्डिंग करके चलाई जा रही है, बहुत सख्त है, बहुत ठोस है, टूट नहीं रही इतनी आसानी से। और बीमारी बन गई। इस बीमारी की जनगणना एक जांच है। ठीक है। तो बीमारी की जब तक जांच नहीं होगी, बीमारी ठीक नहीं होगी। जांच से कतरा रहे हैं आप। अगर जांच हो जाएगी तो इलाज होगा, और इलाज होने के बाद क्या मिलेगा? जात से जमात, कम्युनिटी डेवलप, क्लास डेवलप होगा। इसलिए भी इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, और मैंने कोशिश की कि इसे आसान भाषा में ही रखें। कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है? आपको क्या लगता है कि इससे कुछ चीज, लोग बोलते हैं कि अगर कास्ट को गिना जाएगा तो कास्टिज्म बढ़ जाएगा। अभी मैं एक ब्राह्मण लड़का मुझे मिला, 3-4 ब्राह्मण लोग किसी के पास शिकायत लेके आए थे कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं बिल पर, यूजीसी बिल पर आपको बोलना चाहिए। उसमें एक ब्राह्मण लड़के ने बोला, शिकायत की मुझसे, कि हम लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, हम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अब तक समाजवादी पार्टी नहीं सुन रही थी, कांग्रेस नहीं सुन रही थी, और अब बीजेपी ने भी हमारा सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि हम संख्या में कम हैं। आपको क्या लगता है? संख्या में कितने हैं मैं पूछ दूं? अगर बिना जाति जनगणना के तो बता भी नहीं सकते कि संख्या कितनी है। हाँ लोग कयास लगाते हैं कि 3% होंगे, हाँ। और अभी मैंने आंकड़ा बताया कि यूनिवर्सिटी में 97% नहीं, आते उस हैं। लड़के के जहन में ये बात क्यों है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार वो हैं? हाँ, ये इसके भी आंकड़े नहीं है, हाँ ये तो मिथ्या है। हाँ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, हम्म तो ब्राह्मण गरीब हो गया तो कहानी का पात्र बन गया, हम्म क्योंकि दलित पिछड़े तो गरीब होने के लिए पैदा ही हुए थे। हम्म इसलिए उनकी कहानियों में गरीब दलित, गरीब पिछड़ा गरीब नहीं होता, क्योंकि वो तो गरीब थे ही सारे के सारे। हम्म इस डिस्कोर्स को थोड़ा गहराई समझें। 2-3 आपके सवाल है, एक साथ जोड़ते हैं। पहले तो कि ये धारणाएं हैं कि हम बेरोजगार हैं, हम संख्या में कम है इसलिए कोई सुनता नहीं। आप पूरे देश को कब्जा किए हुए हो। मैं जब कह रहा हूं कब्जा किए हो, तो मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं जाति जनगणना से अभी अगर आंकड़े यूनिवर्सिटीज के दिया मैंने, तो उसमें मैंने बताया ना कि 90% आप ही के लोग हैं। तो फिर आप क्यों, आपकी कोई क्यों नहीं सुन रहा? यूनिवर्सिटी के बोर्ड में, कोई भी बोर्ड उठा लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5,000 अपॉइंटमेंट हुए, 5,000 में 10% ईडब्ल्यूएस है, 49-49.5% SC ST OBC का रिजर्वेशन है, 40% बचा। 40% का मतलब अगर 5,000 पोस्ट भरी गई थी तो 2,000 पोस्ट हुई। 2,000 पोस्ट में मैं दावे से कह रहा हूं कि 2,000 पोस्ट में आंकड़े निकाल के देख लीजिए, 1,900 से 1,950 केवल ब्राह्मण होंगे। इसका अर्थ में ये नहीं कि मैं उसका विरोध कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्योंकि ये हेजमनी से नेक्सस बनता है। और दूसरी बात एक दिलचस्प बताऊं कि उस 40% में एक भी दलित पिछड़ा नहीं होगा, जबकि होना यह चाहिए था कि वो मिसलिनियस लिस्ट होनी चाहिए, कि मेरिट के आधार पर कुछ दलित पिछड़े हो जाएं, वरना 40% आरक्षण तो केवल सवर्ण को होगा। इस देश की यूनिवर्सिटीज में आज भी है। फिर भी आप कह रहे हो कि आप कहीं है नहीं, आपकी कोई किसी बच्चे ने लिस्ट शेयर की है, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात आ गई तो हिंदी डिपार्टमेंट की एक लिस्ट शेयर हुई है। अरे उसकी लिस्ट छोड़िए, प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन पहले दलित HOD बन रहे थे, उनके लिए आंदोलन हमने किया। जो लिस्ट की आप बात करें, पहले दलित प्रोफेसर कि बनाया जाए, भाई उनको रोक दिया था, एक तिवारी जी थे उनके लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी भी जाति के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जाति जनगणना की जरूरत इसलिए भी है कि अगर इस देश में 100 लोग हैं तो 10 लोग 90 रोटी खाएं, 90 लोग 10 रोटी पर गुजारा करें, तो ये देश सबके लिए बराबर नहीं बन पाएगा।
ठीक है। बराबरी की बात हम इस यूजीसी बिल की एक मायने में तारीफ इसलिए भी कर रहे हैं कि वो समता की बात कर रहा है। हाँ, अभी जितना भी कर रहा है बात तो कर रहा है, हाँ। अभी उतना कर पाएगा नहीं ये हम भी जानते हैं, लेकिन समता से ही दिक्कत होगी आपको। अब दूसरी बात कि आप आंकड़ों के बिना ये धारणा क्यों कहते हैं कि आपकी कोई सुन नहीं रहा। आप सब जगह सब कुछ आपका है, बिना मांगे आपको 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है, बिना मांगे। आपने कोई आंदोलन नहीं किया, आपने कोई, और आरक्षण की मूल संकल्पना के खिलाफ जाके दे दिया गया, क्योंकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। तो इसलिए उस तरह के तर्क केवल इस बात के लिए हैं कि वो नाराज हो जाएंगे। 2 किताबें मैं कोट कर दे रहा हूँ, फिर जाति जनगणना वाला एक छोटा सा जवाब दे दूंगा। प्रोफेसर है तो थोड़ा लंबा बोल लेता आदमी। पहली बात ये कि एक किताब लिखी प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती ने, जेंडरिंग कास्ट, बड़ी अच्छी किताब। और उन्होंने बताया कि मंडल जब लागू हुआ तो दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियां, सवर्ण लड़कियां, प्ले कार्ड लेकर के सड़क पर उतर गई कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। अब इसका रिश्ता क्या कहलाता है, जरा वही बच्चे बता दें। तो उन्होंने ऐसा क्यों सोच रखा है कि वो सवर्ण से ही शादी करेंगे? अब ये तो बात वो जाने, क्योंकि होगा कुछ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था। नहीं, वो तो गलत है ना, नए लोग नाराज हो जाएंगे कि ये सवर्ण विरोधी है। आजकल कहते हैं अगर आप दलित पिछड़ों के हक में बोलो, संविधान के बारे में बोलो, और केवल ये बोल दो कि मेरे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 40 केवल सवर्ण है, तो आपको तुरंत नीचे ट्वीट करेंगे कि ये सवर्ण विरोधी है। भाई हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि क्या ये न्यायप्रिय है। मैं क्लास में जाऊं और मेरे क्लास में केवल पुरुष बैठे हों, तो मुझे चिंता होनी चाहिए कि इस समाज में अगर 50% महिलाएं हैं तो मेरे क्लासरूम में क्यों नहीं है। मैं पुरुष होकर भी अगर ये चिंता नहीं कर रहा हूं तो मैं न्यायप्रिय नहीं हूं। वैसे ही मेरे क्लासरूम में अगर SC ST OBC बच्चे नहीं है तो मुझे चिंता होनी चाहिए कि अगर ये नहीं है वो तो कहाँ है। इसी तरह उन्हें भी चिंता होनी चाहिए कि हमारे बाकी लोग कहाँ हैं। एक बात, जाति जनगणना पर वो कहते हैं कि जाति जनगणना की जरूरत क्या है, इससे मिलेगा क्या, इसके लिए किताब पढ़नी चाहिए। पहला जवाब परमिंदर भाई कि इस देश के दक्षिणपंथी सवर्णों ने RSS बीजेपी ने एक झूठ बोला कि अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई क्योंकि वो फूट डालो राज करो करना चाहते थे। जातियों को गिना, जातियों को बांट दिया, जातियों को रूढ़ कर दिया। उसके बाद इसमें एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम मैंने लिखा है अंग्रेजों का कसूर गिनकर जाति पैदा कर दी, पेज नंबर 52। इसी पर हमने लिखा कि अंग्रेज जब आए भारत में तो वो देख करके हैरान थे कि यहाँ तो कोई वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है नहीं। तब उन्हें पता चला कि नहीं है, लेकिन कागज में है। और जमीन पर जब अंग्रेज गए तो देखिए कि ब्राह्मण और शूद्र एक थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं, दोनों में अंतरजातीय विवाह हो रहा है। गुरुकुल में गए तो पता चला कि शूद्र प्रोफेसर हैं, चौहान जी पढ़ा रहे हैं, चौरसिया जी पढ़ा रहे हैं, बघेल पढ़ा रहे हैं, निषाद पढ़ा रहा है, और बाकी लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई गटर साफ कर। ये मैंने किताब में लिखा है। फिर मैंने ये बात लिखी कि आपको सुनकर हंसी आ रही है ना, क्योंकि ये सच नहीं है। इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, मनु थे, मनु से मनुस्मृति पहले लिखी गई थी, अंग्रेज बाद में आए। इसलिए झूठ न बोलें कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ गया इस देश में। मैंने इस किताब को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि अंग्रेजों के आने से पहले सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट, अकबर तक गिनने की पॉलिटिक्स होती थी। गिनने के लिए वहां कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बाकायदे 2 अधिकारियों का जिक्र है जिनकी काम थे पूरे नगर की गणना करना। सही बात। और सबकी गणना करते थे। राजस्थान में, मारवाड़ में जाति जनगणना हो रही थी और 1650 के आसपास हुई है। उस पर एक किताब भी है। हाँ, उसी जनगणना। ये देखिए उस किताब का कवर पेज हमने इसमें लगाया हुआ है, उस रिपोर्ट का। हाँ, मैंने वो देखा, PhD के दौरान उसको देखा। अब पढ़ेंगे तो देखिए पता चलेगा ना कि वो सब बिना पढ़े कितना झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बौद्धिक बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मैं इस देश के दलितों पिछड़ों के लिए इसीलिए कह रहा हूँ किताबें पढ़ो। आप इस तर्क का जवाब दोगे कि भारत में अंग्रेजों के पहले जाति जनगणना हो रही थी 1650 में। अब दूसरी बात, जाति जनगणना नहीं होगी तो सब खत्म हो जाएगा। 1901, 1911 और 1931 की जब जाति जनगणना हो रही थी ना, तो इसमें परमिंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोग समझेंगे। 1911 और 1921 के आसपास अंग्रेज जब सेना में भर्ती कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मजबूत कौन लोग होते हैं, तो शास्त्रों में गए। तो शास्त्रों में किसके लिए लिखा गया था? क्षत्रिय। तो उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती केवल क्षत्रिय होंगे, नियम बनाए थे। तो अहिर क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा, कोयरी क्षत्रिय महासभा, ये महासभा इसलिए बनने लगी क्योंकि 1901, 1911 और 1931 की जब जनगणना हुई तो इन जातियों को अपनी तादाद पता चली, इनको अपने जैसे लोगों का अलग अलग उपनाम पता चला कि अच्छा यादव, गोप, अहिर ये सब एक जैसे हैं। कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, शाक्य, सैनी सबको अब एक जगह यूनाइट होने लगे,
समाज में बदलाव आने लगा। फिर इन्होंने आवेदन किया कि आप हमें जाति जनगणना में छत्री लिखिए, क्योंकि नौकरी नहीं मिलती थी उसके पहले। ये इस देश की विडंबना है। बताइए। आपने और छत्री महासभाओं ने आवेदन किया। अब आइए जरा एक बात और बता दें, 1910-11 बीपी मंडल के पिता थे रास बिहारी मंडल, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इस बात को लोग जानेंगे। 1910-11 में मोरहो में एक कार्यक्रम उन्होंने किया जनेऊ पहनाने का। उन्होंने कहा कि यादव जन्मना जाते शूद्र, तो जब जन्म से सब शूद्र हैं तो गुण कर्म विभाजित, तो गुण कर्म से अगर हम भी द्विज हो सकते हैं, तो उन्होंने सारे यादवों को बिठाया और कहा हम जनेऊ पहनेंगे। जमीन हमारे पास, जमींदार परिवार से थे रास बिहारी मंडल, जमीन हमारे पास, मेहनत हम करते, सम्मान हमारा क्यों नहीं होगा। जैसे ही जनेऊ पहनाया, 1911, 1912, 1918 दरभंगा, मुजफ्फरनगर, मधेपुरा मार काट हुई, सैकड़ों लोगों की जान गई केवल इसलिए कि जनेऊ पहन लिया। 1925 में एक जगह है लाखों चक, लाखों चक में यही हुआ। यादवों ने जब जनेऊ पहना तो दौड़ा दौड़ा के मारा, 80 लोग मारे गए। अच्छा, 80 लोग मारे गए केवल जनेऊ पहनने से। इस किताब में बाकायदे मैंने ये बताया है, जाति जनगणना से समाज बदलने लगा। समाज में जब संख्या पता चलती है ना, तो वो अपनी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक हिस्सेदारी मांगना शुरू करता है। वो संगठित होता है, वो गोलबंद होता है। जाति जनगणना इस देश को बराबरी की लड़ाई का आधार बनाया। 1933 में त्रिवेणी संघ बना, ठीक है, और त्रिवेणी संघ में 3 जातियों ने मिलकर के 90% जातियों को गोलबंद किया, जाति से जमात। फिर अर्जा संघ बना, बैकवर्ड क्लासेस लीग, आरएल चंदापुरी, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरिया ललई सिंह यादव, उसके बाद महामना राम स्वरूप वर्मा, शहीद, अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा। इस किताब को हर बहुजन को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि अगर जातियों की संख्या न पता होती तो ये नारे ना आ पाते कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जगदेव बाबू और अर्जक संघ नहीं बोल पाता कि 100 में 90 शोषित है। 1951 से आपने बंद कर दिया, जातिवाद रुका, ओबीसी पर अन्याय अत्याचार रुका, SC ST गिन रहे थे, और उसके बाद भी वहां कोई भेदभाव का रुक गया क्या? बढ़ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि मंडल आपका पहला कमीशन काका कालेलकर कह रहा है जाति गिनो, आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहे हैं जाति गिनो, आपके राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहे हैं जाति गिनो, मंडल कमीशन कह रहा है जाति गिनो, और आप कह रहे हैं नहीं गिनेंगे। 2011 में गिना जा रहा था, नहीं गिना गया, और अचानक आप कह रहे हैं धर्म पूछा जाति नहीं। 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला पहलगाम पर, और 30 अप्रैल 2025 को आप कह रहे हैं जाति जनगणना कराएंगे, और उसके पहले क्या कह रहे थे, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। अब गरीब अमीर केवल एक ही जाति होती है मेरे लिए, और कोई दूसरी जात नहीं। एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि ये जात की बात करने वाले हिंदुओं को तोड़ने के लिए ये बात कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे तुम ये नारा लगा रहे थे, उसके बाद अचानक जब निर्णय आ गया तो तुम लोग बधाई दे रहे हो कि सामाजिक न्याय कर दिया मोदी जी ने। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ साजिश कर दिया, और साजिश का एक सैंपल आ गया है आपके सामने। 33 क्वेश्चन पहले चरण के जारी हुए, ओबीसी और उसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब साजिश है। मैं केवल इस लंबा जवाब इसलिए दिया कि इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो पिछले 100 साल, एक तो आपको पुराना तर्क मिलेगा इतिहास का, पिछले 100 साल का इतिहास मिलेगा कि समाज में बदलाव आंकड़ों के आधार पर आता है, समाज में नीतियां आंकड़ों के आधार पर बनती हैं। जिस देश में अगर किसी आखिरी व्यक्ति को अगर सशक्त करना है तो उसके आंकड़े चाहिए, किसी को अगर ज्यादा मिल गया है तो उसको लेकर किसी को अगर बराबरी तक ले आना है तो भी आंकड़े चाहिए। इसलिए जाति जनगणना सबके हित की बात करेगी, ये बीमारी, ये जांच और ये इलाज। कास्ट सेंसस रोकना क्यों चाहते हैं कुछ लोग? इसमें एक लाइन लिखी हुई है शुरुआत में ही, जाति जनगणना का विरोध वो इसलिए नहीं करते कि इससे अन्याय होगा, वो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी, बहुत बड़ी चोरियां ना पकड़ ली जाएं, इसलिए वो कास्ट सेंसस को रोकना चाहते हैं। मुट्ठी भर लोग, जैसे वो आजकल कह रहे हैं ना कि हमारा तो कोई है नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई हित देखने वाला नहीं है। हम उनसे कह रहे हैं कि आपके पास आंकड़े हैं, अगर आंकड़े नहीं है तो आप झूठ बोलते हो। जैसे 86 में 56 SDM यादव हो गए, आज तक साबित नहीं कर पाए। रोहिणी कमीशन आपने बनाया, मैंने इसमें एक अति पिछड़ा का चैप्टर लिखा हुआ है, अति पिछड़ा और पसमानदा पे अलग चैप्टर हैं, ताकि ये आप जाने कि जिन कम्युनिटीज को अगर कुछ नहीं मिला है तो पसमानदा को कैसे वो न्याय मिलेगा, कैसे अति पिछड़ा को न्याय मिलेगा, और कैसे पिछड़े समूह में एक जमात तब्दील करने के लिए ओबीसी की किसान जातियों को आगे क्या रणनीति अपनानी होगी,
अति पिछड़ों को क्या रणनीति अपनानी होगी और बड़ी गोलबंदी की जरूरत क्यों है? क्योंकि निजीकरण, सांप्रदायिकता या तमाम बड़े सवाल हैं जिसको अलग अलग जाति या खांचों में बांटकर आप लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो कुछ जगहों पर आंकड़े आपको नीति बनाने में मदद करेंगे और आंकड़े झूठ का पर्दाफाश कर देंगे। ओबीसी को ओबीसी से लड़ाने के लिए जो झूठ बोले जाते हैं, पिछड़े को दलित से, दलित को इससे, और वो झूठ इसलिए बोले जाते हैं कि जहां असली लूट है उस पर बहस ना हो। तो ये आंकड़े आ जाएंगे, इसीलिए वो लोग इसका विरोध करते हैं। हम जब यूजीसी पर बात कर रहे थे अभी पीछे, तो क्या आपको लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि मंडल का कोई पार्ट आ गया है जिस लेवल का विरोध है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा है नहीं एक्ट में। आप प्राइवेट सेक्टर के आरक्षण की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि ओबीसी को 52% आरक्षण लागू होना चाहिए। आप हर 5 दिन पे बोलते हैं, मुझे लगता है अगर ये हो गया तो क्या होगा, आप कल्पना कर पा रहे हैं? मैं वही सोच पा रहा हूं। और इस देश के लोगों को देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है चुप रहे, डिप्लोमेटिक उस बोले। पर एक बात जोड़ देता हूँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, वो 4 दिन से खाना नहीं खा पा रहा है, उसको लग रहा है एक्ट आया है तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। बहुत गलत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ किसी के साथ गलत ना हो, उनके साथ भी गलत ना हो जिनके पास रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे एक एग्जाम्पल नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रोफेसर एन सुकुमार ने अपनी किताब में 3000 से ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं। आप 3000 सुकुमार सर की किताब है, आप पढ़िए। मंगवाता हूँ हाँ, उसको। रोहित वेमुला में जो एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उस अंगूठे काटे हुए की तस्वीर है, आप चलाएंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने खुद जुटाया, क्योंकि सरकार तो आंकड़े छिपाती है ना। वो 173 से 378 हो रहा है तो 118% को कह रहा है करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उसमें आपने इतना ही पाया तो आप इसका हल्ला मचाने लगे। दर्ज ही नहीं होता, और जहां दर्ज होता है वहां इतने उदाहरण हैं। आप 5 उदाहरण मुझे दे दीजिए कि एक देश के विश्वविद्यालय में किसी सवर्ण व्यक्ति के साथ जाति के नाम पर भेदभाव हुआ है। 5 एग्जाम्पल दे दीजिए, मैं आपको 500 दे दूंगा। अब बताइए पॉलिसी किसके आधार पर बननी चाहिए? और दुरुपयोग तो महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उसके भी हुए। दुरुपयोग तो यूएपीए का होता है, आतंकी गतिविधियों वाले कानून पर शोधार्थी, प्रोफेसर और पत्रकार जेल में है, एक्टिविस्ट जेल में है। पीएमएलए से लेकर के ईडी सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाले लोग आज दुरुपयोग पर इतराने लगे। दुरुपयोग के आंकड़े नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आपने बहुत गंभीर बात पूछी। इस किताब के आखिरी पन्ने जब मंडल लागू हुआ तब ये कैसे बताता है कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मनोहर कांशी राम बसपा की तरफ से आंदोलन कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, शरद यादव, दक्षिण भारत में करुणानिधि, मैंने पूरा सबका इतिहास देखा। कांसीराम जी ने तो बोट क्लब पे महीनों धरना दिया। अरे इसमें बाकायदे लाल किले पर रैली, बोट क्लब पे रैली, और गाजीपुर में 4 लोग मारे गए, चारों दलित थे, मंडल लागू करने के लिए मारे गए। इसका पेज नंबर में वहाँ लालू जी और रामविलास पासवान जी गए भी थे, सब लोग गए। बाद में जा करके बहुत सारे लोगों ने वहां पर जा करके वो किया भी कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो बहुजन नहीं बन पाएगा। अब ये देखिए, मैंने उनका नाम भी बता देता हूं कि इन 4 लोगों का नाम क्या था जो गाजीपुर में मारे गए। और इनके नाम एक सेकेंड मैं आपको उसको जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि उससे क्या होगा ये समझ में आएगा कि लड़ाई कितनी बड़ी लड़ी गई थी, और उस लड़ाई को लड़ने के इतने बड़े टूल थे जिसको आप कह रहे हो कि नहीं मिला। मैं इस चैप्टर को आपको दिखाऊं, बहुजन की बनती हुई जमात, पेज नंबर 143 पर है। शिवबली राम, धर्मराज राम, कमलेश राम, राम प्यारे राम, ये सब लोग दलित थे। 15 सितंबर 1990 बहुजन समाज पार्टी ने 500 सिंपोजियम किए थे, 5 बड़े सेमिनार किए, साइकिल यात्रा निकाली, लाल किले पर रैली की, हमला हो गया उस रैली पर कि दलित पिछड़े आए थे और यहाँ के बाकी लोगों ने हमला कर दिया। नहीं, ये मारे गए लोग दलित थे। हाँ, चारों, वहाँ हमारे यहाँ लिखते हैं, चारों लोग दलित थे। तो ये आरक्षण की लड़ाई तो ओबीसी की थी, लेकिन मंडल कमीशन के लिए लड़ रहे थे। यही होती है जात से जमात। आपको याद होगा कि जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट आया ना, तो अब की पिछड़े खड़े थे SC और ST के साथ। इस बार पिछड़े खड़े, ये है जाति से जमात। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब शरद यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू जी, रामविलास पासवान, पुराने वाले नीतीश कुमार, ये सारे लोग तो मंडल लागू करने की लड़ाई लड़ रहे थे।
और मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के कोई रथ लेके निकल गया। ठीक है। कहना ये है दोस्त कि मंडल ने थोड़ा सा बदलाव किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का एक कोटेशन लोगों को सोचना चाहिए कि वीपी सिंह ने किस तरह से इस देश के लोगों को बदलने के लिए एक कोटेशन किया कि भारत में एक ऐसे बच्चे का जन्म हो गया है जो अब वापस माँ के पेट में नहीं डाला जा हाँ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने बाकायदे इस कोटेशन में कहा कि अगर हम इन्हें रोकेंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा। पेज नंबर 149। मैं कहना ये चाहता हूं कि मंडल कमीशन का विरोध करने वाले, मंडल की मूक क्रांति और कमंडल की चुनौती, ये चैप्टर है। मंदिर आंदोलन उसके पहले विश्व हिंदू परिषद का चलाया हुआ था और उसको वापस ले रहे थे। मैं इसमें उनका कोटेशन पढ़ दूं जब विश्वनाथ प्रताप सिंह कह रहे हैं कि कैसे इन अधिकारियों का विरोध किया जा रहा था। 7 नवंबर 1990 उस समय ये लागू हुआ था और उसका विरोध करते हुए उन्होंने ये बात बाकायदे इसमें कही थी कि मेरे अखबार लिख रहे थे कि सारे देश के युवा सड़कों पर है। पिछड़े वर्ग के बच्चे मेरे पास आए और मुझसे कहा उन्होंने कि क्या हम इस देश के युवा नहीं है? 50% से ज्यादा आबादी हमारी, आप कहिए तो हम भी जवाब दें। जीना तो इसी का नाम है कार्यक्रम। हाँ, उसमें भी बोला था। और लाल किले की प्राचीर से बोला। अभी मैंने कुछ दिन पहले उसकी वीडियो शेयर किया था कि मंदिर में मूर्ति बनाता है जो कारीगर, वो मंदिर की मूर्ति मंदिर बनने के बाद प्रवेश नहीं पाता, उसको छोड़ दीजिए, वो मंदिर जाना जाता है उस राजा के नाम से जिसने मंदिर बनवाया था। वो कहाँ गया जो बनाया था? इस देश में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित ये गायब हो जा रहे हैं और जो काम करके इस देश को रहने लायक बना रहे हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह सच्चे समाजवादी थे और जब पहले नायक बने थे तो राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और बदल गया राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। दूसरे ठाकुर अर्जुन सिंह गाली पाए, मंडल पार्ट 2 हटा दिए गए। अब हाँ, खत्म, करियर खत्म हो गया। अब तीसरे ठाकुर निशाने पर हैं, दिग्विजय सिंह। ये सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने जब आरक्षण लागू किया तो संसद में थे उस समय जनेश्वर मिश्र और खड़े होकर के पिछड़ों के पक्ष में भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल। मोहन सिंह खड़े होकर के ट्रेनिंग दे रहे हैं कि समाजवाद लोहिया का जो है वो पिछड़ों को उनका हक देने से आएगा। उसमें कोई, ये लोग विचार बड़ी चीज होती है। मंडल की लड़ाई अगर 52% आरक्षण तक जाएगी तब फिर क्या होगा, इस देश को सोचना होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी कि ये तेली है इसलिए इसने किया, जबकि तेली वो है भी नहीं, वो घांची हैं। और घांची एक ऐसी ऊंची जाति है तेली की वजह जो घी के व्यापार से जुड़ी हुई थी, इसलिए उसको घांची, उनको तेली बोल के गाली दे रहे हैं। जतरा बिगाड़ने वाला। एक क्लिप में देख रहा था एक सवर्ण बच्चे की, कह रहा है कि ऊंची जात और नीची जात का मतलब समझते हो? नीची जाति वो होती है जो अच्छा करते करते जाते नीच काम कर दे। प्रधानमंत्री ने नीच काम कर, मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके बच्चे गाली दे रहे हैं। एक तलवार निकाल रहा है और एक कह रहा है गधों को घोड़ा बना दोगे, नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूं कि अभी तो बहुजन चुपचाप, अभी बहुजनों को पता ही नहीं कि यूजीसी का एक्ट अभी उनको पूरा न्याय देने के लिए बना भी नहीं है। रामगोपाल जी ने आज बोला है। हाँ, अभी उनको तो पता ही नहीं कितना अन्याय हो रहा है। नहीं, उन्होंने बोला है एक पत्रकार के जवाब में। पत्रकार ने बोला कि इसमें सर SC ST के साथ OBC को भी शामिल कर दिया। मौसमी सिंह ने पूछा है। तो उन्होंने बोला कि शामिल कर इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके साथ भी बहुत अन्याय होता है, हर जगह संस्थान में नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि सर इसका बहुत बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि जिनका विरोध कर रहे हैं वो अगर निकल गए तो क्या होगा। वही मैं कह रहा हूँ। मैं फिर भी गुजारिश करूंगा कि ऐसा दृश्य ना आए। मंडल के दौर में हुआ, कैंपसेस बंद हुए, पटना में लाइट बंद करके गालियां दी जाती थी, मारा जाता था। आप पुराने लोगों से पूछिएगा, मैं अपनी किताब पर काम कर रहा था तो जाने कितनी कहानियां मैंने पाई। ये जातिवाद या संगीत रागी जैसे प्रोफेसरों को एक बार बताइएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने हॉस्टल थे अलग अलग जातियों के नाम से पहचाने जाते थे कि ये फला के वर्चस्व का है, ये फला के वर्चस्व का है, ये फला का है। अभी भी बिहार में कुछ हॉस्टल सारे उनके नाम उससे से हैं। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बाकायदे हॉस्टल का नाम ऐसे होता था कि इसमें किस जाति का वर्चस्व है, सारे उसके लिए। और मंडल के विरोध में सारे अखाड़ा बने हुए थे। आपको ये समझ में नहीं आता कि आप इस देश को आग की झोंक पर रख रहे हो। इसलिए इस किताब का जो मंडल वाला चैप्टर है वो जरूर पढ़ना चाहिए। हमने पूरा इतिहास बताया कि राजीव गोस्वामी क्यों सुसाइड कर रहा है और लोग जल रहे हैं, और गोस्वामी OBC में आते हैं। बाद में उसको पता चला। मैंने इसमें ये एक चैप्टर, इसमें मैंने कहानी लिखी है, लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे।
कहानी की तरह इसको आप समझेंगे तो पूछेंगे कि जब उसको कहा गया कि तुमको अगली बार चुनाव लड़वाएंगे, पेट्रोल छिड़कना है, कैमरे वैमरे रहेंगे, फोटो वोटो हो जाएगा, किसी ने माचिस जला दी, कोई बचाने भी नहीं जा रहा था। एक अच्छा, सरदार जी थे, जानबूझ के किया गया उसको। सरदार जी थे, हाँ आप फोटो पुरानी निकालिए, अभी भी उसकी हाँ, तस्वीरें देखा है, मैंने, तस्वीर देख रखी है। सरदार जी उसको अपना कपड़ा उतार कर बचाने लगे, हम्म, बचा, हॉस्पिटल गया। हम्म, मैंने सोचा कि राजीव गोस्वामी, किसी ने एक अपने संस्मरण में लिखा हम्म। कि उसमें जब लोग मिलने गए तो उसने कहा कि बात तो इतने की हुई थी, ये माचिस कौन जला दिया। उसके आगे मैंने अपनी किताब में लिखा है हाँ, कि उसी मंडल के दौर में एक और माचिस जलाई गई, कमंडल की। मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर पूरी राजनीति इसलिए खड़ी की गई कि जाति के नाम पर जो गोलबंदी हो रही, पिछड़े, दलित, आदिवासी अपना हक मांगने लगेंगे तो ये कहाँ मुंह दिखाएंगे। अभी तो वो चुप हैं क्योंकि वो अभी धर्म बचाने में लगे हैं, कथा भागवत सुनने में लगे हैं। प्रधानमंत्री का छोटा भाई जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने, तो वो उसमें गए हैं, वो चंदा दे रहे हैं, वो कथा सुन रहे हैं। अच्छा, उस बाबा को भी दिक्कत है? सारे उसके विरोध में बोल दिए, क्या बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, सबने बोला है सबने बोल दिया कि ये गलत है क्योंकि यूजीसी सारे सवर्ण हैं। बाबा होने के बाद भी तो सबकी जाति है ना। हाँ। वो उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं जब वो जिनकी चुटिया उखाड़ के मारा गया उत्तर प्रदेश में, हाँ प्रयागराज में, कोई हाँ जो अविमुक्तेश्वरानंद, हाँ, वो तो देखिए शंकराचार्य चारों जो हैं, हम्म, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, विवाद हो जाएगा। हम्म, उन चारों की उत्पत्ति का इतिहास पढ़ लीजिएगा, हम्म, किस ब्राह्मणिकल सिस्टम से क्या उनका जुड़ाव है। मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, कोई मुझसे बहस करेगा तो मैं कर लूंगा, वहां का अलग झगड़ा है। उन्होंने बोला यूजीसी बिल वापस होना चाहिए। वो कहते हैं संविधान वापस होना चाहिए। मनुस्मृति का जो विरोध हो करेगा वो गलत आदमी है। राहुल गांधी को घुसने मत देना मंदिर में, क्योंकि वो संविधान को मानता है, मनुस्मृति की बात नहीं करता। अखिलेश यादव के अपमान करते हुए उन्होंने, ये तो अखिलेश यादव जैसे नेताओं की भलमनसाहत है कि उसके बाद भी जो गलत, जो पीड़ित दुखी है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं तो वो तो संविधान के विरोध करते हैं, वो आरक्षण का विरोध करते हैं। मैं एक बार बहुजनों से कहता हूँ, किसी बाबा और संत को आरक्षण से, संविधान से क्या दिक्कत है? उसको तो जातीय हित टकराता है ना। जितने हैं, प्रधानमंत्री का एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, दोनों का नाम जान रहे, एक रामभद्राचार्य, वो बड़े भाई हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। मरे मुलायम कांशी राम करके नारा लगाता है वो आदमी। तुम धार्मिक गुरु हो, तुम ये राजनीतिक बयान दे रहे हो, और तुम्हारे ऊपर राजनीतिक बयान जाएगा तो तुमको दुख होने लगा क्योंकि वो तंबू खतरे में आ जाएगा, जो मैंने किताब में लिखा है, धर्म वाला तंबू। ये छोटा भाई है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। सबको एक जगह बिठा दीजिए, जितने कथा सुनाते हैं, जितने हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबको लाइव टेलीकास्ट में बिठाइए। आपके पॉडकास्ट में आएंगे नहीं तो बिठाते। पहला सवाल, संविधान को मानते हो या मनुस्मृति को? क्या जवाब देंगे? मनुस्मृति। वो कहते हैं कि मनुस्मृति आदि संविधान है, और मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है ये नहीं पता, सबको जानते हैं। फिर उनसे कहिए कि आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहेंगे नहीं। फिर उनसे कहिए कि क्या भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए, कहेंगे नहीं। इसका मतलब सबकी जाति अपने आप पता लगा लेंगे कि नहीं। इस देश में जो संविधान को न माने, जो जाति जनगणना का विरोध करे, जो आरक्षण का विरोध करे, अभी एक मैं देख रहा था रिपोर्ट वर्ल्ड लेबर पर, उसमें भारत के SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण की तारीफ की गई है। बिल्कुल, कि ऐसी पॉलिसी दुनिया में दूसरी कोई नहीं बनी जिसने इतना कम वक्त में इतनी ज्यादा बड़ी आबादी को बड़ा कर दिया। धर्म का मतलब क्या होता है? इन धर्म गुरुओं को पाखंड से अलग रहना चाहिए। कबीर कुआं एक है, मैंने इसमें लिखा है कबीर को याद करते हुए, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो तुम एक क्यों नहीं मान रहे हो? हम तो एक मांगने की बात करते हैं, बिल्कुल, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो। अगर एक ब्राह्मण का जितना सम्मान हो उतना एक शूद्र का भी सम्मान हो, हम ये ऐसा भारत चाहते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हम संविधान लेकर के इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल जी। मैं, जो यूजीसी बिल आ गया है, अब तो आ गया है, आपको क्या लगता है वापस भी हो जाएगा? इसके खिलाफ PIL फाइल हो चुकी है, कोर्ट के जरिए कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई अड़चन लगाई जाए। बीजेपी ने एक बिसात बिछाई, ठीक है, जाति जनगणना कराना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो जाति जनगणना के पहले चरण में जब उन्होंने सारी जातियों के नाम नहीं लिखे तो साजिश समझ में आ गई थी कि जब फर्स्ट फेज में डेटा कलेक्शन में OBC नहीं है, जनरल कैटेगरी नहीं है, तो सेकेंड फेज के डेटा से वो टैली कैसे होगा? हाँ, आप कह रहे हो कि सेकेंड फेज में जनगणना होगी, पहले में तो मकान गणना है, तो उसमें भी तो SC ST है पॉइंट नंबर 12 में। हाँ, तो उसमें OBC और सामान्य वर्ग क्यों नहीं है? ठीक है, या केवल OBC लिखते, बाकी सब सामान्य बचते। इसका मतलब आप कोई साजिश कर रहे हैं पीछे से कि जाति जनगणना में कोई खेल कर दिया जाए और उस पर ध्यान लोगों का न जाए, इसलिए इधर सिगुफा छोड़ दो। एक शंका मेरी ये है,
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जाति जनगणना पर टिके रहना हम्म, यही समझाएगा कि यूजीसी की बिल क्यों जरूरी है। हम्म, यूजीसी की बिल अगर जाति जनगणना होगी तो विश्वविद्यालयों के भीतर कितने प्रोफेसर, कितने वाइस चांसलर, कितने प्रॉक्टर, कितने प्रिंसिपल, कितने डीन, कितने एचओडी, इसका आंकड़ा सार्वजनिक हो जाएगा और अपने आप पता चल जाएगा कि भेदभाव किसके साथ हो रहा है। अच्छा, एक एक आखिरी बात हाँ, कि एक साजिश तो ये है, दूसरी साजिश ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन बनाने जा रहे हैं हम्म, और पूरे उच्च शिक्षा को प्राइवेट कर देंगे, ठीक है, उस पर डिबेट ना हो, हम्म, उस तरह के निजीकरण पर डिबेट ना हो, पूरे विश्वविद्यालयों के सिलेबस बदल करके पूरा मॉड्यूल चेंज कर रहे हैं। और तीसरी तरफ हिंदू हृदय सम्राट को यह मैसेज देना था, सवर्णों को नाराज करके भी मैं अपने दलित पिछड़े भाइयों के लिए ये कानून ले आया हूं, ठीक है, क्योंकि जितना विरोध हो रहा है उतना उनको मजा आ रहा है, लेकिन अब उनको क्या वापस ले पाएंगे? अब तो ऐसी तलवार की धार है, दोनों तरफ उसमें धार लगी हुई है। हम्म, आप ओबीसी को निकाल तो सकते नहीं, क्योंकि कोर्ट, पार्लियामेंट्री कमेटी और अब ये उसके डेटा, हम्म, तो उसको वापस तो कर नहीं पाओगे। और अगर लागू करोगे तो तेली कहाओगे। मैं नहीं कर रहा हूं, हम्म, वही लोग गाली दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री तेली है। ये गाली नहीं देनी चाहिए, हम्म, प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। इसमें बीजेपी फंस गई है, बीजेपी अभी भी तौल रही। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जवाब दें इस पूरे विरोध पर, आपका क्या राय है? एचआरडी मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। हम भी चाहते हैं नहीं होने दिया जाए, कमेटी ऐसी बनी कि किसी के साथ अन्याय ना हो पाए। अखिलेश यादव जी ने बड़ा अच्छा बयान दिया, हम्म, दोषी बख्शे न जाएं हम्म, और निर्दोष फंसाए न जाएं। हम्म, यही तो हम भी चाहते हैं, हम्म, संविधान सब जगह लागू होना चाहिए। तो ये एक बड़े चक्रव्यूह का एक हिस्सा मुझे लगता है। अधकचरी बिल बना दो जिससे ओबीसी एससी एसटी भ्रम में रहे कि उनको तो न्याय मिल गया, हम्म, लेकिन न्याय पूरा अभी मिलेगा नहीं। हम्म, और उधर से विरोध करवा दो, ताकि बड़ी लड़ाई जाति जनगणना की, बड़ी लड़ाई मंडल कमीशन की तरह 52% आरक्षण की, वो डिरेल हो जाए। ठीक है। मैं वहां संकेत कर रहा हूं। आप आप हम बातचीत में एक बात कर रहे थे कि ओबीसी लोगों ने जब मंडल लागू हो रहा था तो दलित लोग मारे गए गाजीपुर में, और हमने देखा कि कांसीराम ने कितना आंदोलन किया। और जब हम इतिहास भी पढ़ते हैं तो मैं अगर रियलिस्टिक बात करूं तो मंडल कमीशन की सबसे ज़्यादा लड़ाई दलितों ने लड़ी है। सबसे ज़्यादा मैदान में वो थे। हमारे एक प्रोफेसर ने जेएनयू के बताया, दलित प्रोफेसर ने, कि ओबीसी तो विरोध कर रहे थे कुछ जगह कि आरक्षण उनको नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, सवाल पूरा हो गया तो कुछ बताऊं। कुछ ओबीसी ऐसे भी थे जो हाँ। विरोध कर रहे थे, उनको आरक्षण नहीं चाहिए, और उनको ये लग रहा था कि ये दलितों का आरक्षण लागू हो रहा है। हम्म। तो ऐसे में दलित तो जागरूक था। क्या ओबीसी को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो ओबीसी की जो थोड़ी सी मजबूत जातियां हैं? हम जब कास्ट एट्रोसिटी की बात करते हैं तो सबसे अधिक दलितों पे, अति पिछड़ों पे उनका है एट्रोसिटी है। इसमें स्वीकार लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसे सवर्णों को स्वीकार लेना चाहिए कि उन्होंने भेदभाव किया है। इसी तरह इनको भी स्वीकार करना चाहिए कि इनका व्यवहार दलितों के प्रति बेहतर नहीं है। इनकी लड़ाई दलित लड़ते हैं। अभी इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि ओबीसी थोड़ा दिख रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, एक रोस्टर में दिखा था, भारत बंद में दिखा था, अभी तीसरी बार दिख रहा है कि ओबीसी सामने है। क्या दलित, जितने दलित तो 20% है, ओबीसी तो 52-60% है, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर क्यों नहीं दिख रहा है अभी भी हो? इसका कुछ जवाब तो इस किताब में मिलेगा और हाँ, बहुत रोचक है परमिंदर। क्योंकि जब 1921 और 1931 की जब जाति जनगणना हो रही थी ना, हाँ, तो बहुत सारी किसान जातियों को ये लग रहा था हम्म, कि अगर मैं पिछड़ा लिखवा दूंगा, क्योंकि इस किताब को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि टर्म कैसे इजाद होते हैं, पहचान, हम्म, पहचान की राजनीति ये है कि अगड़ा और पिछड़ा में कौन आएगा, हम्म, कौन सा शब्द लिखा जाएगा, डिप्रेस क्लास लिखा जाएगा कि दलित लिखा जाएगा कि शेड्यूल कास्ट लिखा जाएगा, आदिवासी लिखा जाएगा कि ट्राइब लिखा जाएगा। वहां के ट्राइब अनुवाद ही नहीं है, दोनों के कल्चर में अंतर है। हाँ, बिल्कुल, और उसके पहले वनवासी, क्या क्या इसमें टर्म थे आदिवासियों का। एक बात इसलिए भी इस किताब को पढ़ना चाहिए कि खांचों में पहचान कैसे रखी जाती है। दूसरी बात यह कि जब 1931 की जनगणना हो रही थी तो बहुत सारी किसान जातियों को लगता था कि मैं पिछड़ा में क्यों आऊंगा। मैं तो छत्री हूँ। मतलब वो छत्री बनने की भी कहानी मैंने बता दी हाँ, कि क्षत्रिय एक तो, अच्छा भाई, मैं अपने किताब में ये भी लिखा है कि पाल वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर वंश, जाट वंश, यदु वंश, मौर्य वंश, फिर और आगे बढ़िए गोंडवाना, भीलवाड़ा, कौन सा ऐसा है जो ओबीसी आदिवासी, कई जगह तो राजघराने हैं। तो बिल्कुल, सर क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था, इसीलिए मैं कहता हूं इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है। हम्म, इस देश में किसी भी समय वर्ण व्यवस्था
कहीं व्यवहारिक थी ही नहीं। हम्म। जबरदस्ती शास्त्रों के जरिए, हम्म। वर्चस्वशाली तबके के जरिए हम्म। आरोपित की जाती है ताकि कुछ लोगों को नीचा दिखाया जाए। हम्म। क्योंकि जो राजवंश है वो वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय है कि नहीं, हम्म। लेकिन बाद के दिनों में हम्म। उन्हें क्षत्रिय न मानने के लिए जनेऊ आंदोलन जरूर सबको पढ़ना चाहिए। हम्म। आप अगर उनको मानते थे कि कर्म और गुण से सब वर्ण निर्धारित होता है, तो जनेऊ पहनने पर मार क्यों रहे थे? उसके बाद जानते हैं रास बिहारी मंडल ने शपथ दिलवाई, हम्म। किसी भी यादव के यहाँ पूजा करने, विवाह कराने कोई नहीं जाएगा हम्म। और हम करेंगे। हम्म। कोयरी महासभा, कुर्मी महासभा। अब आते हैं मूल सवाल पर। जब पिछड़ा वर्ग में लिखा जा रहा था तो उन्हें पता ही नहीं था कि यह क्यों हो रहा है, हम्म। जागरूकता नहीं थी। जैसे मुस्लिम लीग कह रही थी कि धर्म कॉलम में लिखना, हम्म। तो अब्दुल कय्यूम अंसारी कह रहे थे कि जात भी लिखना। हम्म। कोदो कोदो दुनिया अन्न नहीं और जुल्हा दुनिया जन नहीं। हम्म। खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा। हम्म। कहावतें। हम्म। कोयरी कलई का जन्म से हीन हम्म। और हाथ में खुरपी मोथा बीन। हम्म। अहिर गणरिया पासी, तीनों सत्यानाशी। अहिर गणरिया कुर्मी चोर धरसा। कितनी गालियां। तो जिन जगह इलाकों में चेतना आ गई थी प्रतिरोध के नाम पर, त्रिवेणी संघ बना, अर्जक संघ बना, ये बना, वो पिछड़ा वर्ग बना, वहां वो चेतना में अपने को पिछड़े वर्ग में शामिल कराए। मंडल आयोग जब बना तो बीपी मंडल जब इस इलाके में गए तो वहां जाट, गुज्जर, तमाम जातियों ने, पटेल गुजरात की तरफ, उन्होंने कहा कि हम पिछड़े नहीं है, हमारे इसमें शामिल नहीं करना। और बाद में उन्हें समझ में आया कि अगर शामिल नहीं होगे तो 50% रिजर्वेशन वाले अपना रखे हुए हैं, वहां तुम्हें मिलेगा ही नहीं। हम तुमसे अलग हैं। मतलब आप सोचिए कि पहचान में जब बन रहा था जाति जनगणना, इसलिए भी जरूरी है पढ़ना, पहचान में कौन सा व्यक्ति किस जगह पर जाएगा इसका उन्हें पता ही नहीं था। और जब पॉलिसी मेकिंग में वो डेटा आया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे हमारा नुकसान हो गया। फिर वो आरक्षण मांगने के लिए आंदोलन करने लगे। ये इस देश का विरोधाभास है। असल में सोशल कल्चरल मूवमेंट जब तक मजबूत नहीं होता है ना, तो आप हिस्टोरिकल ब्लंडर करते हैं। अब दूसरी बात, बिल्कुल ठीक बात है, पिछड़े और अति पिछड़े के बीच संबंधों में भी कहीं तनाव है, क्योंकि उत्पादन संबंधों का रिश्ता ऐसा है। दलित, अच्छा, उत्पादन संबंधों के रिश्ते में होता ही है कि जात व्यवस्था ऐसी है ही कि हर ऊपर वाले को लगता है कि मैं नीचे वाले से श्रेष्ठ हूं। तो अगर वो अनपढ़ है, जाहिल है, विचारधारा से सशक्त नहीं है, तो उसकी लाठी कमजोर पर चलती है। मैं तो बार बार अपने भाषणों में पूरे देश में कहता रहा हूं कि अगर आपकी लाठी में दम है तो कमजोर पर क्यों चलाना, ताकतवर पर चलाओ, न्याय के लिए लड़ो। तो मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कई बार सवर्ण हेजेमनी नैरेटिव बनाता है कि जैसे एससी एसटी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग यादव के खिलाफ ही होता है, ओबीसी पर होता है। गलत है, मैं कह रहा हूं आंकड़े तो दो, सब मिक्स है। इसमें यह भी कबूल कर रहा हूं कि कई बार हमला करते हैं, जैसे मथुरा में यादवों ने दलित लड़की के बारात पर हमला किया, कौन यादव उसके समर्थन में खड़ा हुआ? सबने विरोध किया। ये क्यों नहीं देखते? जमात बनने का प्रक्रिया त्रिवेणी संघ ने जब इसमें बनाया ना, तो मैं किताब पढ़ूंगा तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। त्रिवेणी संघ 3 जातियां, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, और तीनों जातियों की अगुवाई में बना और दलित बस्ती में जाकर बैठ के सम्मेलन करता था कि तुम हम एक हैं। अति पिछड़े के बीच जाता था, कहता था तुम हम एक हैं, आओ मिलकर 90% एक हो जाएं। अर्जक संघ 90% की बात करता था। तो वो जो कोशिशें हुई जमात बनाने की, वो अधूरी रह गई, इसलिए एट्रोसिटीज भी हम देखते हैं और हक भी नहीं लड़ पाता, इसलिए सड़क पर नहीं दिख पाता। और आखिरी बात, धर्म के चक्रव्यूह में ओबीसी इसलिए भी फंस जाता है क्योंकि उसे धर्म के नाम पर अछूत होने का शोषण नहीं झेलना पड़ा। दलित तो उसको झेला है, आदिवासी तक वो धर्म गया ही नहीं, आदिवासी का धर्म अलग है। आज तो कहता है जनगणना में मेरा धर्म का कलम अलग लगाना, मैं तुम्हारा हिंदू नहीं हूं, और वो बनवासी बना रहे। ओबीसी को जिस दिन ये समझ में आएगा कि उसका भी धर्म लोक धर्म था, प्रकृति पूजक था, बीच में कोई मीडिएटर आ गया, वो वापस जब अपने लोक संस्कृति पर आएगा, लोक देवी देवताओं पर आएगा, फिर एक बार ओबीसी सवाल करेगा कि शंकर कौन है? शंकर ब्रह्मनिकल देवता हैं या पीडीए के हैं? एक डिस्कोर्स चलना चाहिए। मैं आपको 2-3 लेख बताऊंगा जिसमें यह साबित होगा कि जो वर्जित था शास्त्रों में, शंकर वो कर रहे थे। शिव की बात मैं कर रहा हूं।
कृष्ण की बात करेंगे तो राजेंद्र यादव का एक लेख है हम्म, कि आप बाकी देवताओं के नाम पर दंगा करा सकते हैं, कृष्ण के नाम पर केवल प्रेम करा सकते हैं, हम्म, और लोक संस्कृति से उनका जुड़ाव है। तो मिथकों का भी एक लोक संस्कृति का इतिहास है, उस तक अगर वो जाएंगे नहीं तो बीच में आपको डाइवर्ट कर दिया गया तो दो नुकसान हुआ पिछड़े वर्ग का। हम्म, अपने इतिहास से कट गया, हम्म, तो जो जमात बनने की कोशिश थी उससे जुड़ नहीं पाया, इसलिए जातियों में टूटते टूटते आज जातियों के नेता हैं और चुनाव के समय बार्गेनिंग करते हैं। जमात में बनता तो वो एक बड़ी एकता बनाता, और उसके लिए इस इतिहास के जनगणना के चैप्टर को पढ़ना होगा। दूसरा कि कल्चर में वो भटक गया और एक आयातित कल्चर के प्रभाव में आ गया, इसलिए आज भी पाखंड और अंधविश्वास में फंस गया। जबकि वापस वो अपनी लोक संस्कृति में जब लौटेगा तो वो अपने संस्कृति को भी बेहतर समझेगा और राजनीति को भी बेहतर समझेगा। अन्यथा 52% आबादी को 27% मिलेगा, लागू होगा 7%, फिर भी लड़ा दिया जाएगा कि उसमें भी सबसे ज्यादा ये खा गए। बिल्कुल। और सारा इस देश में सबसे ज्यादा हकमारी अगर किसी के साथ हो रही है तो पिछड़ों के साथ हो रही है। जी। अब जागने का वक्त है, देखते हैं कब जागते हैं। यूजीसी बिल पर आप बहुजनों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? फिलहाल चुप रहना चाहिए। हाँ। जो विरोध कर रहे हैं उन पर आप कुछ मत बोलिए, हम्म, उनको करने दीजिए। ठीक है। आप पढ़िए उस बिल को, हम्म, उसमें जो कमी है उसको खोजिए, हम्म, फिर यूजीसी को चिट्ठी लिखिए हम्म, कि इस बिल के क्लॉजेस और क्लियर किए जाएं। हम्म, कौन समिति का अध्यक्ष होगा, हम्म, समिति में कौन सी बिरादरी के सदस्य होंगे, हम्म, न्याय की प्रक्रिया कैसी होगी, हम्म, एट्रोसिटीज के प्रकार क्या होंगे, हम्म, इसको प्रावधानों को और लागू किया जाए। पहली सलाह मेरी यह है कि आप यूजीसी से आप भी शिकायत करिए कि आधा अधूरा हमें नहीं चाहिए। दूसरी सलाह, नजर रखिएगा, आपके साथ भेदभाव होता है तो आपको एक प्रोटेक्शन मिला है, संविधान से मिला है। अगर इस प्रोटेक्शन को छीना जाए तो फिर आप भी कम से कम सवाल करिएगा। हम लोग कलम और किताब वाले, हम तलवार बांटने वाले दौर में तो है नहीं, उस भीड़ में तो हम शामिल नहीं है। आजकल तो तलवार भी बांटी जा रही है। हम कहेंगे कलम बांटो, किताब बांटो, पढ़ो। मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि जाति जनगणना मेरी किताब पढ़ो, हर बहुजन लोगों की किताब पढ़ो, अंबेडकर को पढ़ो, फूले को पढ़ो, लोहिया को पढ़ो, मंडल कमीशन पढ़ो, जाति जनगणना की किताबें पढ़ो और यूजीसी का बिल पढ़ो। अब कम से कम इतने सजग रहो कि आप किसी के साथ गलत मत करना, लेकिन अपने साथ भी गलत मत होने देना। अगर आप सोए रहते तो 13 पॉइंट रोस्टर वापस नहीं होता, और 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई अगुवाई में किसी नेता ने नहीं लड़ी थी, सही बात, सही बात, समाज ने लड़ी थी। बिल्कुल। और आज भी बीजेपी इस बिल का विरोध नहीं कर रही है, समाज से विरोध करवा रही है। सही बात। तो अगर समाज मुर्दा हो जाएगा तो राजनेता जो चुनाव लड़ता है वो तो कैलकुलेट करके बोलता है, क्योंकि भाई अगले चुनाव में से जाना है। वो किसी जाति के खिलाफ क्यों बोलेगा, वो किसी धर्म के खिलाफ क्यों बोलेगा? समाज होगा तो अपने हित पर तो बोलेगा। बिल्कुल। और बहुजन समाज के लोग जागरूक रहें, पाखंड अंधविश्वास से बचें, किताब पढ़ें, बहुजन लोगों को पढ़ें और ऐसे हर कानून को पड़ताल करें। और उस पड़ताल करने के बाद अगर इसके बाद इसमें कोई बदलाव आता है तब इस पर रणनीति बनाएं ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले, संविधान हाथ में लेकर के। जी। अब मेरे साथ बातचीत के लक्ष्मण यादव जी थे और मेरे हाथ में इनकी किताब है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जाति जनगणना जात से जमात की ओर। तो जात से जमात की ओर जाने की लड़ाई जो है, जिसकी बात पिछले 10 सालों से तो 12 सालों से तो मैं जान रहा हूँ लगातार कर रहे हैं। ये कोई 1-2 साल की किताब नहीं है, इसको लगभग 10-15 सालों की एक राजनीतिक सामाजिक यात्रा के रूप में देखा जाए। और जिस तरह से आप सबने प्रोफेसर की डायरी को प्यार किया था, उसी तरह इस किताब को भी कर रहे हैं। और ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि यूजीसी का जब बिल आया है तो ये किताब और ज़्यादा अब चर्चित होने वाली है। तो दोस्तों, इस किताब को मंगाइए और पढ़िए। और मैं ये कहूँगा कि ये किताब सिर्फ लक्ष्मण यादव जी की किताब नहीं है, ये उन लोगों की किताब है जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, जिनकी ज़ुबान बोली नहीं जाती है, जो लोग सदियों से प्रताड़ित हैं, वंचित हैं, और ऐसे लोग हैं जो हमेशा हाशिए पर रहे हैं, जिनके खिलाफ ये बताया जा रहा है कि वो जातिवाद करते हैं, वो किसी किसी कास्ट के खिलाफ कोई बिल लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप सब इस किताब को पढ़िए और यूजीसी का बिल बहुत कुछ आपके समझ में आएगा अगर इस किताब को पढ़ेंगे आप। लक्ष्मण जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मैं धन्यवाद। आपसे कहूँगा कि आप अपने दर्शकों से बोलें कि टॉक विद परमिंदर से लोग जुड़ें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं परमिंदर, पहले भी हमने कहा, फिर से कह रहे हैं, टॉक विद परमिंदर से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।